लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 5 दिन पहले बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वो क्या है ना, चुनावी प्रक्रिया में सारी पार्टीज को कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन का चेतावनी देना कि इलेक्शन कैंपेन में धर्म, जाति, भाषा की रोटियां मत सेको, कोई भी पार्टी इन मुद्दों पर वोट नहीं मांग सकती। मस्त जोक मारा। अरे यार भाई एडिटर, ऐसे काम मत किया करो, समझा करो, अंदर हम ही जाएंगे, पार्टियों को कुछ नहीं होगा। वैसे मैनिफेस्टो पुराना शब्द हो चुका है, लोगों को आज मैनिफेस्टो से कोई आशा भी नहीं रहती है। सब जानते हैं कि कागज का एक टुकड़ा ही तो होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। लेकिन अगर आप इसे कहें कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, तो ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो इस संकल्प पत्र में कहा गया है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में गरीबी के खिलाफ अंतिम कूच किया जाएगा। जी हां, फाइनल एंड डिसाइसिव असॉल्ट अगेंस्ट पॉवर्टी। इंदिरा गांधी ने 1970s में भी कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन फिर डेमोक्रेसी को ही हटा दिया। गरीबी तो वहीं के वहीं रह गई। इतनी गरीबी कि आज भी मोदी जी का वायदा यह है कि अपने तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त घर दिया जाएगा और 5 सालों तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज। नहीं नहीं, ये रेवड़ी नहीं है, ये तो मोदी की गारंटी है ना। इट्स डिफरेंट। बाय द वे, विपक्ष ने इस संकल्प पत्र को जुमला पत्र घोषित कर दिया है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं। सरकारी नौकरियों का सवाल, महंगाई, गिरती आमदनी, मणिपुर लद्दाख फार्मर इनकम का डबल होना, एमएसपी का गारंटी होना, चाइना का वार, प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बिगड़ती हालत जैसी छोटी मोटी चीजें। और इलेक्शन से पहले डिक्टेटर शब्द का खूब उपयोग हो रहा है। बहुतों का मानना है कि 2024 का चुनाव डिक्टेटरशिप अर्थात तानाशाही रोकने के लिए आखिरी मौका है। दूसरी ओर भक्त मंडली यह बात सुनकर आंख बबूला हो जाते हैं, उल्टियां करना शुरू कर देते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के जो रचयिता हैं, ग्लोबल साउथ के जो पोस्टर बॉय हैं, उन्हें तुमने एक मामूली डिक्टेटर बोल दिया। How dare you? भक्तगण बोले, अब रुको, हम तुम्हारी मदर सिस्टर करते हैं, बहुत डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हो। लेकिन इस सवाल को थोड़ा पलट कर देखते हैं। अगर मोदी डिक्टेटर नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, तो क्या कॉन्फिडेंस से हम यह बात बोल सकते हैं कि मोदी एक डेमोक्रेट है? क्या दिल से, सच्ची में हां की आवाज आई? नहीं। अच्छा, इससे भी आसान सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या मोदी और बीजेपी सच बोल रहे हैं? देखो, छोटा मोटा झूठ तो सभी बोलते हैं, सारी पार्टीज बोलती हैं, सारे लीडर्स बोलते हैं, पॉलिटिक्स है। लेकिन क्या मोदी और बीजेपी देश को अपने झूठ से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह इलेक्शन सच्चाई की बुनियाद पे लड़ी जा रही है 2024 में? दिल से आवाज क्या आई? हां, झूठ बोल रहा है। चलो आज का एपिसोड देखो, इनके फैक्ट्स सुनो, फिर बात करते हैं कि सबसे बड़ा झूठ कौन बोल रहा है हमारे देश में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। हमारा देश विशाल है, डाइवर्सिटी है हमारे भारत में, लेकिन फिर भी सरकार रट लगाकर रखती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन 1 सुप्रीम लीडर। लेकिन बात जब सच्चाई की होती है तो देश के एक भाग का सच दूसरे भाग में वो सच बदल जाता है। बताता हूं कैसे। एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर में एक रैली में मोदी जी विपक्ष को आड़े हाथ लेते हैं और बोलते हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा कभी बनाया नहीं है। सच तो यह है, मोदी जी ने बोला कि राम मंदिर कभी इलेक्शन मुद्दा था ही नहीं बीजेपी के लिए, और ना कभी इलेक्शन का मुद्दा बनेगा। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे यार, अब तो जम्मू एंड कश्मीर फुली इंडिया का अटूट हिस्सा बन चुका है। आर्टिकल 370 भी रद्द करवा दिया, तो दिल्ली वाला सच उधमपुर में कैसे यू टर्न मार गया? दिल्ली में 2019 में बीजेपी ने संकल्प पत्र में क्या लिखा था? राम मंदिर का निर्माण लिखा गया था, मेन फोकस था, कितना समय लगाया गया। और फिर हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई इलेक्शन से ठीक पहले। इस साल भी संकल्प पत्र में लिखा गया है कि भगवान श्री राम के नाम को दुनिया भर में उजागर करने के लिए सरकार खास प्रोग्राम चलाएगी। तो एक जो काम किया आपने, टाइम लगाकर, ठीक से, फोकस से, सुप्रीम कोर्ट में केस जीत के आपने जो काम किया, उससे क्यों शर्माना भाई? और भगवान राम के मंदिर के बारे में सीधा सीधा बोलो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? और मजबूरी हो सकती है, मैं मानता हूं मजबूरी हो सकती है झूठ बोलने के लिए, खासकर कि जब करप्शन का मुद्दा सामने आता है। तेलंगाना में भरी सभा में मोदी जी क्या कहते हैं? चेतावनी देते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा।
लेकिन फिर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आती है कि 2014 से कम 25 ऐसे बड़े नेता हैं जिन पे करप्शन केसेस चल रहे थे, लेकिन जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ज्वाइन करने भी दिया गया। सो मच फॉर करप्शन। और इन 25 प्रमुख नेताओं में से 23 ऐसे हैं जिनको जांच एजेंसी से राहत भी मिल गई वॉशिंग मशीन में, मेरा मतलब है बीजेपी में घुसने के बाद। अब लोगों को समझ में शायद आ रहा है कि मोदी जी क्या बोल रहे थे। उन्होंने क्या बोला था? भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब उसका सही मतलब यह है कि एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़कर बीजेपी में डाल दिया जाएगा, बाहर नहीं छोड़ा जाएगा किसी और पार्टी में। गोदी मीडिया को खरीद के, एजेंसीज को काबू में करके करप्शन की रिपोर्ट्स तो आपने दबा दी, लेकिन पूरी दुनिया तो ना अंधी है और ना बिकी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स में हम 2022 में 85th पोजीशन पर थे दुनिया भर में, 2023 में गिर के 93rd पोजीशन पर आ गए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खुलासे के बाद, और पता नहीं इलेक्शन में क्या होगा, शायद इस साल 2024 में 100 का आंकड़ा हम पार कर देंगे। सेंचुरी, मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। मैनिफेस्टो तो दूर की बात है, नोटबंदी के बारे में आजकल कोई बात नहीं करता। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अबे एडिटर, ऐसे काम मत किया कर यार, समझा कर। हम अंदर गए ना, 50 दिन में बेल हियरिंग तक नहीं मिलेगी, तुम 50 दिन की बातें कर रहे हो। बट फैक्ट तो यह है कि 10 साल के राज के बाद भी नोटबंदी की तरह बेरोजगारी का मुद्दा काफी सेंसिटिव इशू है बीजेपी के लिए। अपने घोषणा पत्र में लिखा तो है उन्होंने मोदी की गारंटी, अलग अलग सेक्टर्स में नई नई नौकरियों के अवसर ढूंढे जाएंगे। और अमित शाह ने तो यह भी कह दिया है कि देश का जो नौजवान है वही नए भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगा, ये नौजवान। लेकिन उधर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD की डेटा यह दिखाती है कि सरकार नौजवानों से कितना झूठ बोल रही है, मुंह पर झूठ बोल रही है। देश में जो बेरोजगारों की संख्या है उसमें 83% नौजवान हैं। मतलब जिनके पास नौकरी थी वो वर्कफोर्स में पहले ही आ चुके थे, लेकिन नई नौकरियां नहीं बन रही हैं हमारे युवकों के लिए। इसीलिए नौजवानों के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय है ये। यही नहीं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, माने सेकेंडरी एजुकेशन तक है, उनमें बेरोजगारी की संख्या तो देखिए, ईयर 2000 में 35.2% इनमें बेरोजगार थे, आज वही दुगना होकर 65.7 के आसपास चली गई है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाद बेरोजगारी है, और इस पर कोई सीरियस डिबेट तो है ही नहीं। अरे बीजेपी का बस चले तो वो लोगों को यह भी पट्टी पढ़ा दे कि 2024 में कोई मुद्दा ही बाकी नहीं रह गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के मेरठ कैंडिडेट और रामायण फेम वाले अरुण गोविल खुद कह रहे हैं, सुनिए। मुद्दों की बात तो बाद में आएगी। देखो दोस्त, अभी तो मैंने मुद्दों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। गोविल जी की भक्ति इतनी अपार है कि उनको यह भी नहीं दिखा कि हाल ही में CSDS की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जो साफ दिखाती है कि 60% से ज्यादा सर्वे किए गए लोग यह बताते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये लीडर भगवान और पाकिस्तान का नाम लेकर आगे चलते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी मुद्दों को सुलटा नहीं सकती है, प्रॉब्लम है फोकस। यू सी, फोकस कहां है? या तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अस वर्सेस देम कर रहे हैं, 80-20 कर रहे हैं, वहां से थोड़ा सा टाइम मिल गया तो वेज नॉन वेज पर डिबेट। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इलेक्शन रैली में प्रधानमंत्री भरी सभा पर क्या बोल रहे हैं। यह बात हो रही है, ऑपोजिशन को नापा जा रहा है ये कह के कि सावन में नॉन वेज खाना खाया जा रहा है, और यह दर्शाता है विपक्ष की मुगल मानसिकता। 70 से 80% तो भारतीय नॉन वेज का सेवन कर चुके हैं। इलेक्शन का मौका मिला तो आपने सबको मुगल बना दिया। यह हालत है देश की राजनीति ओछी बयानबाजी के बारे में। और ऐसा नहीं है कि सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, इनफैक्ट मुद्दे छुपाने के लिए यह सब गंदगी की जा रही है। क्योंकि मुद्दे पर अगर आप आओगे ना, वेज नॉन वेज वीगन सब पिछवाड़े से निकल जाएगा। क्योंकि आज के डिजिटल इंडिया में करीबन 7 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो जीरो फूड की श्रेणी में आते हैं। हिंदी में समझाएं तो वो श्रेणी, वो हालत जहां बच्चों ने पिछले 24 घंटों में ना दूध, ना फॉर्मूला मिल्क, ना सेमी सॉलिड, ना सॉलिड खाना खाया है। अगर आंकड़ों की बात करोगे ना तो दुनिया में यह सबसे ज्यादा हमारे देश में यह पाया जाता है, जीरो फूड की सिचुएशन बच्चों के लिए। और ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर बैठे हुए हैं, उसका एक पॉलिटिकल रीजन है, एक भुखमरी का क्राइसिस है जिसको छुपाया जा रहा है। ये फ्री राशन नहीं दिया ना, जो 80 करोड़ ना ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की।
तो वेज नॉन वेज पर महाभारत छेड़ने से पहले एक बार देख लो कि यह डिबेट कितना फर्जी है और जो रियल इश्यूज हैं उसको कैसे छुपाया जा रहा है आपसे। शायद सबसे बड़ा झूठ कि पहले हमारे देश को कोई इज्जत नहीं मिलती थी, सब थूकते थे हमारे देश पर 2014 से पहले। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। 2014 के कंगना वाली आजादी के बाद हमारे देश को मान मिला है, सम्मान मिला है, इज्जत मिली है। इतनी इज्जत मिली है, इतनी इज्जत मिली है कि हम दुनिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ वर्कर्स टू द वर्ल्ड बन गए हैं। आए दिन स्टूडेंट्स, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन देश से पलायन कर रहे हैं। किसी दिन जाकर यूएस एम्बेसी के बाहर खड़े हो जाओ, मेला दिखने को मिलेगा, मेला। लोग भीख मांग रहे हैं वीजा के लिए, लेकिन जनता को बताया जा रहा है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। मोदी जी की बात सब सुन रहे हैं। राजनाथ सिंह ने तो कह दिया, मोदी जी ने वार रुकवा दी। वार रुकवा दी पापा। पॉलिटिक्स के इतिहास में शायद आज तक ऐसा कोई एड नहीं बना जिसका इतना मजाक बना हो। लोगों ने फ्री में इसका मजाक उड़ाया है, खूब मीम मटेरियल बना है। इससे पहले इतना कोई क्रिटिसाइज ऐड हुआ हो तो फिर वो वाजपेयी का इंडिया शाइनिंग कैंपेन था, जिसकी वजह से वाजपेयी की सरकार ही गिर गई। 80 करोड़ फ्री राशन पर 80% युवा के पास नौकरी नहीं है, लेकिन विश्वगुरु हम बन गए। भाई कैसे? Don't get into those maths. यही तो प्रॉब्लम है गोयल जी। जैसे ही मैथ्स में घुसते हैं टायर पंचर हो जाती है। इतना बैंड बाजा करने के बाद भी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की रैंकिंग में पिछले साल से एक श्रेणी, एक पायदान गिरकर 85th रैंक तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन एक सरकार कितना गुमराह कर सकती है, उसका उदाहरण हमें हाल ही में मोदी जी ने दिया, जब उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से ही मणिपुर में हालत बहुत बेहतरीन हुई है, बहुत सुधर गई है। मोदी जी के माने तो उन्होंने देश के बेस्ट रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगा दी है मणिपुर में। इतनी अच्छी मशीनरी लगाई है कि चीफ मिनिस्टर वहां रिजाइन करते हैं, फिर उनका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया जाता है। इतने महीने लग गए दूसरा रेजिग्नेशन लेटर ना लिख पाए। इतना ध्यान रखा है कि पार्लियामेंट में 2 शब्द बोलने के लिए पूरा दंगा हो गया, पार्लियामेंट को नोटिस देना पड़ा, तब जाकर उन्होंने 2 शब्द बोले। उल्टा मोदी जी कहते हैं कि यह सब विपक्ष की गलती है, विपक्ष का घमंड है, जिसकी वजह से मणिपुर पिछले मई से जल रहा है। 200 लोग मारे गए हैं, हजारों कैंप्स, लोग अभी भी कैंप्स में रह रहे हैं। इलेक्शन बॉयकॉट करने की बात चल रही है, लेकिन गलती विपक्ष की है। चलो अच्छी बात है, नेहरू तक नहीं पहुंचे। कभी कभी ऐसे भी झूठ होते हैं जिन्हें सीधे मुंह बोलने के लिए भी भारी भरकम टैलेंट चाहिए होता है। जैसा कि मोदी जी ने हाल ही में कहा कि देश में अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के प्रति कोई भेदभाव है ही नहीं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मोदी जी हमें यह प्रवचन देते हैं कि यह बस कुछ लोगों की साजिश है, सब कंस्पिरेसी तो है, जो एक अपने इकोसिस्टम के आगे देख नहीं सकते हैं। लेकिन उनका मानना है कि आज के नए भारत में खुद माइनॉरिटीज ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं है। सारे लोग, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, खुशी खुशी रह रहे हैं। कोई उन्हें कुछ सता नहीं रहा है। कोई मस्जिदों के सामने नंगा नाच नहीं कर रहा है। किसी को खालिस्तानी बुलाया नहीं जा रहा है। किसी के चर्च पर हमला नहीं हो रहा है। तो कौन है ये लोग जो ये मानते हैं कि माइनॉरिटीज के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जा रही है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हो सकता है सोरोस के लोग हो, वही सोरोस के लोग जो कभी कभार गलती से लिंच हो जाते हैं, कभी कभार घर रेंट पर नहीं मिलता है, कभी कभी उनको हेट स्पीच का सामना करना पड़ता है, गालियां बकी जाती है, बाकी सब चंगा सी है। और यह भी कोइंसिडेंस है कि 75% ऑफ द हेट स्पीच जिसको रिकॉर्ड किया गया है वो बीजेपी रूल्ड स्टेट से ही आती हैं। लेकिन जहां थोड़ी हेट स्पीच की दरकार थी, थोड़ी लाल आंख दिखाने की जरूरत है, थोड़ा वायलेंस की भी जरूरत है, वहां चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, खामोश। राजनाथ सिंह ने भक्तों को परम आनंद दिया रिसेंटली जब उन्होंने कहा कि वो कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया में मर्ज कर जाएगा। हमारी भी ये मंशा है देशभक्त पर, जोर जबरदस्ती से नहीं। कश्मीर को इतना अच्छा बना दो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग खुद ही पाकिस्तानी हुकूमत से बगावत कर दे और इंडिया में वापस शामिल होने को तैयार हो जाए। अल्टीमेट घर वापसी प्रो मैक्स। लेकिन उसी टाइम पर सरकार को यह बात को भी मानना होगा कि पाकिस्तान नहीं, आज और कल आने वाले दिनों में चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा कंपटीशन भी है। और हर दूसरे दिन वो हमारी टेरिटरी पर जो कब्जा कर रहा है, हम इस बात को बस छिपाने में लगे हैं। न वहां कोई
हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। अरे एडिटर क्यों, तो तैयारी कर लो ना, फिर चलते हैं, दोनों साथ में रहेंगे हैं अंदर। तुम्हें तो बेल भी मिल जाएगी, मुझे तो ना मिलेगी। बट फैक्ट तो ये है ना कि चाइना हमारे अरुणाचल में जगह जगह नाम बदल देता है और हम बस कहते हैं अच्छा ठीक है बदलने दो, की फर्क पैंदा है, सब चंगा सी है। चाइना से हम $100 बिलियन का सामान इंपोर्ट करा रहे हैं और बदले में कुछ एप्स बैन कर देते हैं, लोग वहीं खुश हो जाते हैं। अगर ये हिपोक्रेसी की सीमा नहीं है तो भाई क्या है? अरे भाई दिक्कत क्या है? ये बात साफ साफ कहने में कि चाइना से हमें मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। या तो कम्युनिस्ट से इतना प्यार है, लगाव है इस सरकार को, या तो उनसे वो इतना डरते हैं। पाकिस्तान का तो हैंडपंप उखाड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन चाइना को कम से कम लाल आंख तो दिखा दो, लोगों को सच तो बता दो। ऐसे कई और कठोर सच है। संविधान की रक्षा करने का प्रण तो लेते हो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के नेता हर दूसरे दिन बोलते रहते हैं कि 400 पार का असली मकसद तो एजेंडा तो वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलना है। या फिर यह दावा करना कि कांग्रेस नेपोटिस्टिक पार्टी है और फिर अपने ही पार्टी में वो सारे कांग्रेस के नेपो बेबीज को ले लेते हो, या बीजेपी में खुद ही नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हो, कांग्रेस की बराबरी कर रहे हो। कुछ वंदे भारत ट्रेन चलाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि रेलवे की तो काया पलट हो चुकी है, लेकिन जब सच्चाई यही है कि पैसेंजर ट्रेन गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, लोगों को जानवर से बदतर सिचुएशन में ट्रैवल करना पड़ रहा है। बाहर से दिखने में तो बीजेपी कहती है उसका काम शानदार रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन पास से देखो घरेलू सेविंग्स करीबन 50 साल में सबसे कम हो रही हैं, लोगों की तनख्वाह वो बढ़ नहीं रही है, नए जॉब्स मिल नहीं रहे हैं। उधर किसानों की आय दुगनी तो नहीं, लेकिन उल्टा 30 किसान हर दिन आसपास मारे जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं। मोदी के कार्यकाल में यह सब हुआ है, लेकिन ड्रीम गर्ल हिमा भाई खेतों में जाकर फोटोशूट कर लेगी, सब चंगा सी हो जाएगा। ये सारे झूठ तब बोले जा रहे हैं जब बार बार 400 पार के नारे गूंज रहे हैं। ये सारे तथ्य तब छुपाए जा रहे हैं जब विपक्ष की हालत वैसे में ही टाइट है, यूजलेस है। ये हिपोक्रेसी तब जब मीडिया पहले से ही आपने खरीद के रखी है। लोगों के साथ ये फरेब तब हो रहा है जब वैसे में ही आप विपक्ष को जेल में डाल रहे हो या फिर वो केस लड़ने में ही बिजी हैं। उसके बाद भी ये झूठ क्यों? और सीट जीतने के लिए क्या इतनी डेस्परेशन है कि अगर सच निकल आया, सही आंकड़े लोगों को समझ में आ गए, तो 4 जून को हवा कहीं और ही चलेगी। भाई देशभक्त पर तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि वोट भाई जरूर देना, संविधान को ध्यान में रखकर वोट देना, डेमोक्रेसी को वोट देना, डिक्टेटरशिप को वोट मत देना, और कुछ भी हो और किसी पार्टी को हो, वोट जरूर देना। याद करके नया नवेला एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं अगली बार मौका मिले ना मिले।